नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्यार पंकज यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसी की कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है राजपूत काल। एक्चुअली में राजपूत काल है क्या? जब हम पूर्व मध्यकालीन भारत की स्थिति या अवस्थिति पढ़ेंगे तो उस समय कुछ ऐसे राजवंश का उदय हुआ जिन्होंने अपने आप को राजपूत कहा। जैसा कि आप प्राचीन कालीन भारत में जब भी देखेंगे तो आपको राजपूत नामक कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। आपको क्षत्रिय मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, शूद्र मिलेगा, वैश्य मिलेगा, जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ जैसे ही आप लमसम 9वीं शताब्दी में आप प्रवेश करते हैं या 8वीं शताब्दी के अर्ध भाग में, तो वैसे ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक शब्द मिलता है राजपूत। एक्चुअली में राजपूत काल है क्या? जब हमने हर्षवर्धन पढ़ा, गुप्त पढ़ा, दक्षिण भारत में सातवाहन पढ़े, वाकाटक पढ़े, तो वहाँ पर जब इन बड़े बड़े साम्राज्यों का, इन वंशों का पतन हुआ तो इनके, मैंने आपको बताया था कि सातवाहनों ने सामंतवादी प्रथा स्टार्ट की थी, जिसमें वेतन के रूप में भूदान देने की प्रथा थी। उसी कड़ी में पदवी के अनुसार दी जाती थी, तो जो भी पद बड़ा होता था उसको ज़्यादा मिलती थी। इस हिसाब से भूमि तो बढ़ेगी नहीं, तो जिसके पास ज़मीन ज़्यादा हो जाती थी और जो शक्ति केंद्र पर होती थी, सत्ता वाली होती थी, वो कमज़ोर हो जाती थी, तो जिसके पास शक्ति ज़्यादा हो जाती थी वो उन पर हावी हो जाता था। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था चली। लेकिन आप जैसे ही आप हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती 648 में, उसके बाद आप देखोगे उसके लमसम 100 वर्ष बाद, लगभग 1 शताब्दी बाद, और यहाँ पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और लगभग 1 वर्ष के बीच का जो अंतराल होता है, ये उत्तर भारत में ज़बरदस्त अराजकता, भ्रष्टाचार और कई सारे नियमों का पूरी तरह से विखंडन करते हुए कैसे न कैसे जीवन यापन जारी रहता है। अर्थात ये कह लें मत्स्य न्याय व्यवस्था थी। मत्स्य न्याय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, अर्थात ज़बरदस्त तरीके से अराजकता और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो उस कड़ी में इन छोटे छोटे जो बड़े राजवंश थे, जैसे गुप्त था, गुप्त के बाद एक बड़ा वंश तैयार हुआ था हर्षवर्धन, अर्थात पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश, जिसका प्रमुख शासक था हर्षवर्धन, जिसको मैंने पढ़ा था। उसके बाद दक्षिण भारत में उसी कड़ी में आपको कई सारे वंश पढ़ाए गए थे। तो यहाँ पर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर छोटे छोटे सामंतवादी वंश या राजा तैयार होते हैं। इनमें से जो भी बड़े ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो अपने आप को राजपूत कहते हैं, और ये राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से बताई जाती है। और स्पेशली जो छोटे रह जाते हैं, जिनके पास कम पैसा रुपया होता है, वही गुर्जर वगैरह कहलाते हैं, जाट कहलाते हैं, अहिर कहलाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से राजपूत शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। जैसा कि विदेशी मूल के अनुसार अगर हम बात करें तो विदेशी मूल में स्पेशली कर्नल टॉड और स्मिथ और क्रुक ने ये कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा हूण, कुषाण, हूण और कुषाणों की जो संकर प्रजाति है, या हूण और कुषाण जब भारत आए तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ की संस्कृति में पल बढ़ गए, अर्थात यहाँ की संस्कृति मिल गए, घुल मिल गए, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने यहाँ के स्त्रियों से संबंध बनाए, जिससे जिस जाति का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है, वो राजपूत जाति है। और उसमें भी जिनके पास पैसे ज़्यादा रुपए होते हैं वो अपने आप को राजपूत कहते हैं। जो कमज़ोर तबके के होते हैं वो अपने आप को गुर्जर और ये प्रतिहार वगैरह मान लेते हैं, या अहिर वगैरह जो जाति है, जिस समय अहिर अर्थात यादव कहलाते वो। तो इस प्रकार से इनका मानना है कि जो राजपूत शब्द है या राजपूत जाति है, उसकी उत्पत्ति हूणों से हुई है या कुषाण से हुई है। लेकिन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को अग्निकुल कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्निकुल। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि यज्ञ से हुई है, अग्नि से हुई है।
और ये सब हुआ तब जब यहाँ पर अराजकता फैल गई थी। तो माउंट आबू पर्वत पर ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ किया जिसमें एक ब्राह्मण वंश को बचाने के लिए जिस नई प्रजाति नई जाति का उद्भव होता है वो राजपूत कहलाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहीं पर इनके अनुसार राजपूत जो प्रमुख 4 जातियाँ हैं, प्रतिहार हैं जिनको हम गुर्जर प्रतिहार के भी नाम से जानते हैं, परमार हैं जिनको हम मालवा के परमार के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है। और चालुक्य कई पढ़ेंगे, बादामी के चालुक्य, सोलंकी के चालुक्य। ठीक है। और चौहान, यह 4 प्रमुख जातियों का उद्भव होता है, यानी 4 प्रमुख राजपूत वंश पढ़ने राजपूत काल में। लेकिन पूर्व मध्यकालीन भारत की हम हल्की सी छवि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्पेशली पूर्व मध्यकाल भारत था कैसा। ठीक है। वहाँ से हम 4 प्रमुख राज्य वंशों को ले लेंगे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान को। ठीक है। इनका हम अध्ययन कर लेंगे। लेकिन क्षत्रियों का मूल मानने वाले सिद्धांत गौरी शंकर और हीरा चंद ओझा, गौरी शंकर और हीरा चंद्र ओझा और गौरी शंकर, इनका मानना है कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति स्पेशली क्षत्रियों से ही हुई है। ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग, जैसे ये पूछ सकता है निम्न में से कौन सा है जिसने क्षत्रियों की उत्पत्ति विदेशियों से माना है, क्योंकि इनका मानना था कि जो हूण थे या कुसार थे ये एक्चुअली में ये भी यज्ञ करते थे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये भी भारत के जैसे यहाँ पर रहकर आकर यहाँ की संस्कृति का अच्छा सा इन्होंने फॉलो किया, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए। उस संबंध से जो उत्पत्ति हुई नवजात शिशुओं की, वो जो पले बढ़े वो राजपूत कहलाए। क्लियर? आगे अब हम ये देखेंगे कि स्पेशली ये पूर्व मध्यकालीन भारत की स्थिति थी कैसी, यहाँ पर कितने कितने राजा, कितने कितने वंश तैयार हुए छोटे मोटे। तो जिसमें से पहले तो गुर्जर प्रतिहार या इसी को प्रतिहार बोल देते। ठीक। गहरवाल वंश या राजवंश, प्रतिहार वंश या राजवंश, शाकंभरी के चौहान और जेजाग भुक्ति के चंदेल। जेजाग भुक्ति आपको ये बुंदेलखंड एरिया में मिलेंगे। और मालवा के परमार प्लस गुजरात के चालुक्य, यह इन्हीं को सोलंकी भी बोलते हैं। वेंगी के चालुक्य अलग है। उसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी वंश, त्रिपुरी का कलचुरी चेदी राजवंश, उसके बाद बंगाल के पाल, जिनका संस्थापक गोपाल मिलेगा आपको, बंगाल के सेन वंश, बंगाल के सेन वंश प्लस शाही राजवंश और कश्मीर के राजवंश। यदि आपको न दिख रहा हो नीचे तो मैं बोल रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार, गहरवाल राजवंश गुर्जर प्रतिहार का ही एक प्रमुख शासक, सबसे योग्य शासक मिहिर भोज है। और मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ये सब चीज़ें अलग अलग मैं चारों को पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज केवल और केवल मेरे कहने का मतलब एक ही है कि पूर्व मध्यकालीन भारत या राजपूत काल था क्या, इसको सिर्फ आज के लेक्चर में आपको बताने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा विद मैप। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, गहरवाल राजवंश, शाकंभरी के चौहान,
जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य सोलंकी, त्रिपुरा के कलचुरे चेदी राजवंश, बंगाल के पाल, बंगाल के सेन और शाही राजवंश और प्लस कश्मीर के राजवंश। शाही राजवंश अलग है, ठीक, कश्मीर के राजवंश अलग है। तो ये कुछ प्रमुख राजवंश हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत में, अर्थात मध्यकाल के पहले की स्थिति। इसके बाद हम सल्तनत काल पढ़ लेंगे। तो ये आपको जो संक्रमण काल है ना, एंशियंट, मिडाइवल प्लस मिडाइवल एंड मॉडर्न, अर्थात प्राचीन काल भारत और मध्यकालीन भारत, इनके बीच के जो एक खाली स्थान रह जाता है कि आप कई सारी बुकें आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर कॉरिलेट नहीं करते हुए मिलेंगी बुकें। जल्दी कोई बुक आओ कॉरिलेट। तो हमारा मेन उद्देश्य एक यही है इस लेक्चर को लेकर कि एंशियंट और मिडाइवल अर्थात प्राचीन कालीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच के जो संक्रमण काल है, इसमें एक दूसरे से कॉरिलेट कैसे थे वंश, वो हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक, जिससे चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो जैसे ही हम इन चीज़ों के बीच वाले एरिया को जोड़ लेंगे ना, इधर एंशियंट जुड़ जाएगा मिडाइवल से और मिडाइवल जुड़ जाएगा एंशियंट से, क्लियर। ऐसे ही हम मॉडर्न को मिडाइवल को मॉडर्न से और मॉडर्न को मिडाइवल से भी जोड़ेंगे, यानी मध्यकालीन भारत को आधुनिक काल भारत से, क्लियर। आइए अब इसके अगर हम मैप बनाएं तो मैप कैसे बनेगा, देखिए। मतलब मेरा एक ही उद्देश्य है एकमात्र कि कैसे हम ये वंश कहाँ कहाँ थे, बस इतना मुझे समझाना है आपको। ओके, ये है वर्तमान भारत, लेकिन उस समय का जो भारत रहेगा वो हम यहाँ से लेंगे। ये ऐसे पाकिस्तान वगैरह से हम ले लेंगे। ये अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे रफ करें, ये ठीक है, प्लस ये वाला एरिया भी हम ले लेंगे, ओके, क्लियर, प्लस ये ऐसे वाला एरिया भी हम ले लेंगे, ठीक। ये है उस समय की भारत की स्थिति जिसको हमें आज पढ़ना है। तो गुर्जर के प्रतिहार कौन सा एरिया था, तो सबसे पहले आप जाने प्रतिहार कौन सा एरिया था। तो उत्तर पश्चिम भारत जो था, पश्चिम पूर्व भारत जो था, उत्तर पश्चिम भारत, वो गुर्जर प्रतिहारों को था। स्पेशली अगर आप देखें तो ये वाला एरिया, ये है गुर्जर प्रतिहार, ये वाला एरिया है। गढ़वाल राजवंश की अगर हम बात करें तो गढ़वाल राजवंश जो था वो आपका यहाँ पड़ेगा, लमसम इस वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद शाकंभरी के चौहान इस वाले एरिया में अगर आप आएंगे, लमसम यहाँ पर, यहाँ एक्चुअली बात ये है ना, इसमें कई सारे राजवंश अभी हैं जो जैसे कि शाकंभरी के चौहान हैं, ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत हैं, अर्थात यहीं पर इनका कहीं उद्भव होगा शाकंभरी के चौहानों का, क्लियर है। तो यहीं पर कहीं जब गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म हो जाएगा, इसी खड़हर पर इसका उद्भव होगा। प्लस उसके बाद जो आपका जेजाक भुक्ति है, जेजाक भुक्ति भी प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक। कहाँ गया जेजाक भुक्ति, ये भी प्रतिहारों के सामंत थे, और गढ़वाल शाकंभरी के चौहान भी प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। प्लस क्या बोलते हैं इनको, तो ये कुछ राजवंश आएंगे धीरे धीरे। जैसे पाल वंश है, तो स्पेशली पाल वंश यहाँ पर है, ये वाला एरिया जो है आपका, यहाँ पर पाल वंश बसेगा, जिसका संस्थापक गोपाल मिलेगा आपको। यहीं पर एरिया है आपका सेन वंश, ये ऐसे सेन वंश, पाल, सेन, ठीक है। फिर शाही राजवंश की अगर हम बात करें, कश्मीर की अगर हम बात करें, तो ये वाला एरिया कश्मीर है, और कश्मीर में 3 राजवंश पड़ेंगे। कौन कौन से, कारकेट राजवंश या केरकिट राजवंश, उत्पल राजवंश, और तीसरा लोहार राजवंश, ठीक। कारकेट राजवंश का संस्थापक वही जिसको हर्षवर्धन ने हराया था, दुर्लभवर्धन को, और उत्पल का था दंतिवर्मन,
और लोहार का है उत्पल वंश की एक सबसे, या कश्मीर राजवंश की सबसे प्रमुख शासिका दिद्दा एक मिलेंगी, जो राजा छेमेन की पत्नी है। तो राजा छेमेन की पत्नी के काफ़ी उल्लेख मिलता है। अक्सर इतिहासकार पूछ लेते हैं दिद्दा का किस राजवंश से संबंधित है, उत्पल राजवंश से संबंधित है। ठीक है। लोहार दिद्दा का भतीजा, जब दिद्दा की मृत्यु हो जाती है तो उनका भतीजा ही लोहार वंश की स्थापना करता है। क्लियर। तो हम कश्मीर में 3 राजवंशों को पढ़ना होता है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। हमें सिर्फ 4 राजवंश पढ़ने हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे अब एक और बचा है गुजरात के चालुक्य, तो गुजरात के चालुक्य हम यहाँ बसा देंगे चालुक्यों को। ठीक। प्लस त्रिपुरी के कलचुरी चेद राजवंश, ये स्पेशली एमपी में है, ये वाला एरिया हम मान लीजिए। और शाही राजवंश, शाही राजवंश आप इसी एरिया में आपको हमें बसाना है। क्लियर। इसी समय जब ये 3 गुर्जर प्रतिहार और बंगाल के पाल, उसी समय दक्षिण भारत में एक बड़ा साम्राज्य तैयार होता है, राष्ट्रकूट। ये स्पेशली गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश, ये समकालीन है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुर्जर प्रतिहार और पाल के समकालीन राजवंश या वंश दक्षिण भारत में कौन सा था, तो राष्ट्रकूट था। क्योंकि अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहीं पर ये जो राष्ट्रकूट है और जो गुजरात ये यहाँ पर हम रखे राष्ट्रकूट को। ठीक है। मैं रफ कर दूँ थोड़ा सा इसको, अब मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जो भी जानकारी देनी तो मैंने दे दी, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ थोड़ी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम राष्ट्रकूट रखेंगे, यहाँ पर हम पाल रखेंगे, यहाँ प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश रखेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट, ठीक, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर पाल, या इन्हीं जिनका संस्थापक आपको मिलेगा गोपाल, पाल वंश संस्थापक गोपाल। ठीक है। राष्ट्रकूट का संस्थापक हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हैं आपके गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक है आपका, ये क्या बोलते हैं इनको, हरिश्चंद्र, और वास्तविक संस्थापक मिलेगा नागभट्ट प्रथम। इनके हैं पाल, गोपाल। प्लस राष्ट्रकूटों के अगर संस्थापक पूछा जाए तो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग। और जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट राजवंश से स्पेशली बादामी के चालुक्यों के सामंत थे ये। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये स्पेशली मैं बताऊं क्योंकि यहाँ पर त्रिपक्षीय युद्ध होगा, त्रिपक्षीय युद्ध। क्लियर। ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि त्रिपक्षीय युद्ध किन किन राजवंशों के बीच हुआ था, तो ये थे। लेकिन इनके कौन कौन से राजा थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था वत्सराज। ठीक। इनका था धर्मपाल, पाल वंश थे। और राष्ट्रकूट से था ध्रुव। ठीक। एक चीज़ आप जान लें, पहली चीज़, राष्ट्रकूट ने जो ध्रुव थे, ये सातवाहनों के बाद दक्कन के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत में आक्रमण किया। जैसे अभी हम जब मिडाइवल में पहुंचेंगे तो मिडाइवल में हमें मिलेगा खिलजी वंश में कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक है जिसने विंध्य पर्वत पार करके या दक्षिण भारत में पहला आक्रमण करने वाला शासक तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी थे। वैसे ही दक्षिण भारत के पहला शासक जिसने उत्तर भारत में आक्रमण किया हो वो था कौन, ध्रुव। क्लियर। आगे आपको मैंने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहता है, हर्षवर्धन ने उत्तर भारत गया नहीं था, नर्मदा नदी के तट पर से वापस आ गया था, वहीं पर युद्ध हुआ था, ऊपर नहीं गया था। लेकिन अब देखिए गुर्जर प्रतिहार जो है पहले क्या काम करेंगे,
ये पाल वंश के जो शासक है धर्मपाल इनको हराएंगे और कन्नौज पर अधिकार करने की फिराक में रहेंगे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रकूट के शासक नरेश ध्रुव को पता चलता है, वो तत्काल अपनी सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं, वत्सराज को हरा देते हैं और वत्सराज को मजबूर कर देते हैं, राजस्थान के मरुस्थल में चले जाते हैं। उसके बाद वत्सराज के बारे में कोई भी इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद जब राष्ट्रकूट, एक चीज़ जान लीजिए, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में पड़ जाता था, तो दक्षिण भारत से जैसे ही राष्ट्रकूट उतर जाते थे तो यहाँ पर इनकी जो सामंतवादी व्यवस्था थी, ये सामंत थे, तो यहाँ पर भी तो इनके कुछ दुश्मन होंगे। तो जैसे ही इनके नरेश उत्तर भारत में कन्नौज पे आक्रमण कर रहे हैं, जैसे ही गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है तो ये जाकर इनको हरा देते थे गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर क्यों शासन करना चाहते थे, बहुत अच्छी पॉइंट है। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज से शासन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों से कमज़ोर पड़ जाते थे। लेकिन एक जान लीजिए, प्रतिहार राजवंश ऐसा राजवंश है जिसके यहाँ सबसे अच्छी अश्व सेना थी, सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा, और पाल के यहाँ सबसे ज़्यादा अश्व हाथी सेना थी, गज सेना, ठीक है। लेकिन पाल का ये सौभाग्य प्राप्त था पालों को कि ये जब भी हारने के कगार पर होते थे गुर्जर प्रतिहार से, वैसे ही राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहारों को हरा देते थे, ये स्वतंत्र हो जाते थे। अब इस वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण अधिकार करने की जैसे ही तैयारी की थी, ध्रुव गया, इनको हरा दिया, ये भाग गए। अब ध्रुव के यहाँ भी शासन चलाना है तो यहाँ भी कुछ उथल पुथल मच जाती थी, तो ये यहाँ से कन्नौज से आते थे सीधा राजकोट, तो इस तरफ ये एरिया खाली हो जाता, तो पाल यहाँ पर फिर रंगबाजी से घूमते थे, ठीक है। तो पालों का बड़े सौभाग्य था। लेकिन जो पहला फर्स्ट फेज में जो लड़ाई होती है वो होती है ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल के बीच। लेकिन सेकेंड फेज के त्रिपक्षीय युद्ध की जब लड़ाई होती है तो सेकेंड फेज में धर्मपाल, सेकेंड फेज में भी धर्मपाल और साथ ही नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय के बीच युद्ध होता है, ठीक है। जिसमें फिर नागभट्ट द्वितीय इनको हराएगा धर्मपाल को, जिसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया था, तो नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल को बुरी तरह हराता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही फिर राजकोट शासकों को पता चलता है, फिर आके इनको हरा देते हैं, ठीक, ये पूरी कहानी चलती है। लेकिन जो थर्ड फेज का युद्ध होता है, ये थर्ड फेज के युद्ध में गुर्जर प्रतिहार की तरफ से इनका सबसे योग्य शासक आता है मिहिर भोज, जिसको भोज या मिहिर भोज, ये वही मिहिर भोज है जिसके समय पर अरबी यात्री सुलेमान आ जाता है, ठीक है, ओके। और यही मिहिर भोज है जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, आदि वराह की उपाधि धारण की थी इसी मिहिर भोज ने, क्लियर। लेकिन थर्ड फेज में जब युद्ध होता है तो इस थर्ड फेज में मिहिर भोज जो है तीसरा अंतिम चरण शुरू होता है और गुर्जर प्रतिहार के राष्ट्रवंश में ये पालों को बुरी तरह हरा देता है और हराने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। अंततः क्वेश्चन ये बनता है त्रिपक्षीय युद्ध कितने दिन चलता है, तो इसकी जो टाइमिंग है वो इतिहासकार बताते हैं 783 से लमसम 850 तक, लगभग 100 साल तक चलता है ये युद्ध, लगभग 100 साल, लगभग, ठीक है, समझ गए। जिसकी वजह से अब मिहिर भोज इनको हरा देता है। अब देखो समस्या क्या है, युद्ध आगे भी चल सकता था, लेकिन समस्या ये है कि पाल जो है कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म अपना ही रहते हैं, लेकिन बौद्ध के प्रचार प्रसार में ध्यान देते हैं, युद्ध तो छोड़ देते हैं। इधर जो राष्ट्रकूट हैं स्पेशली ये अपने राज्य को बचाने के लिए इधर हस्तक्षेप करना छोड़ देते हैं, मूल रूप से ये दक्षिण भारत आ जाते हैं। इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार क्या है, स्वतंत्र हो जाते हैं और ये कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। कन्नौज इस समय इसलिए प्रमुख है क्योंकि कन्नौज इसलिए गंगा यमुना के द्वार पर पड़ता है, प्लस पाटलिपुत्र का पतन हो चुका होता है, इसलिए कन्नौज का वर्चस्व बहुत बढ़ जाता है, समझ गए। इस प्रकार त्रिपक्षीय युद्ध में कौन जीता है, त्रिपक्षीय युद्ध में गुर्जर प्रतिहार की जीत होती है, प्लस उसके बाद इन गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज हो जाती है। ये चीज़ मुझे आपको आज सिर्फ बतानी थी, सिर्फ समझानी थी।
बाकी प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य हम कल पढ़ेंगे राजपूत काल के, ठीक है। ये इतिहास थोड़ा राजपूत के से संबंधित था, इसलिए बताना इम्पोर्टेंट था। तो आज से जो है लेक्चर देख रहे हैं मेरे, अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट भी करते रहिए और सब्सक्राइब कराइए प्लीज़ चैनल को। और आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।